दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में विद्युत प्रसारण यानी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन से रिलेटेड कुल 25 प्रश्न हमने इसमें दिए हैं और काफ़ी नए प्रश्न भी हमने इसमें दिए हैं। साथियों विश्वास दिलाता हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पहले शायद नहीं पढ़े होंगे कभी। नए क्वेश्चन देने का हमने प्रयास किया है, इसलिए आप सभी क्वेश्चन को लास्ट तक जरूर देखना। हम प्रत्येक क्वेश्चन का आपको कारण सहित उत्तर बताएंगे। दोस्तों जब क्वेश्चन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स को आगे शेयर इसे ज़रूर कर देना। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों वैसे ये हमारा पेड टेस्ट सीरीज़ है और जिसका टेस्ट नंबर 72 है। यदि आप इस तरह के टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिए। सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह के अपडेट हम आपको यहाँ पर देते रहते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। साथियों क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, इसलिए आप इजी लैंग्वेज में इसको समझ पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से शुरू करते हैं और नंबर 1 सवाल हमारा है कि कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसमिशन वाली लाइन में वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हम निम्न में से किसको इंस्टॉल करते हैं। साथियों कांस्टेंट वोल्टेज का मतलब है हमें स्थिर वोल्टेज आउटपुट में प्रदान करना है। किसी भी सूरत में वोल्टेज के मान में ना तो वृद्धि होनी चाहिए और ना ही कमी होनी चाहिए, यानी हमें इस सिस्टम में इस तरह से मेंटेन चाहिए कि वो उस चीज़ को कंपनसेट कर सके। तो दोस्तों इसके लिए सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि प्रसारण से रिलेटेड यानी इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस हमारे पहले से भी अपलोडेड है। आपसे निवेदन रहेगा कि उन सभी क्वेश्चंस को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है हर बार आपको नए प्रश्न प्रदान किए जाए। किसी भी क्वेश्चन को रिपीट न करने की हमारी पूरी कोशिश रहती है, इसलिए आपको नए क्वेश्चन देखने को यहाँ मिलेंगे। सभी क्वेश्चन कवर करने के लिए आप प्रीवियस अपलोडेड वीडियो को भी ज़रूर देखें। हमारा आज का सेकंड सवाल है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में निम्न में से किस फैक्टर को हम नगण्य मानते हैं, ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो न के बराबर होता है। दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन के 4 पैरामीटर होते हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस, यानी R, G, L और C। ये 4 शंट कैपेसिटेंस बोलते हैं वैसे तो, ये 4 पैरामीटर होते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से कैपेसिटेंस जो है वो एक ऐसा कारक है जो शॉर्ट ट्रांसमिशन में यानी लगभग 80 किलोमीटर लंबाई तक हम इसको नगण्य मानते हैं। लॉन्ग ट्रांसमिशन और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में सभी चारों फैक्टर कंसिडर किए जाते हैं, जबकि शॉर्ट ट्रांसमिशन में कैपेसिटेंस को छोड़ दिया जाता है। इसलिए शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में फेरेंटी प्रभाव उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि लाइन की कैपेसिटेंस के कारण ही फेरेंटी का कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। अगला हमारा सवाल है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नया क्वेश्चन है। ट्रेवलिंग वेव को स्टेबिलिटी या स्टेपनेस यानी स्थिरता के द्वारा अटेन्यूएट किया जाता है। दोस्तों ट्रेवलिंग वेव का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन है उसमें करंट इस रूप में फ्लो होती है, इसको बोलते हैं ट्रेवलिंग वेव। इस ट्रेवलिंग वेव का आप देख रहे हैं कि वेव जो आता है तो इसमें मान में एम्पलीट्यूड भी आता है, राइट, यानी आयाम जिसको अपन बोलते हैं। इस एम्पलीट्यूड का जो आयाम है उसको अटेन्यूएट करना है। अटेन्यूएट जो होता है ना, ये एम्पलीफाई का जस्ट अपोजिट होता है, यानी एक तरह से ट्रेवलिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड है हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और ये जो वर्क है ना, ये एक तरह से ठीक वैसे ही है जैसे लाइन में एनर्जी लॉस होना, यानी हम ट्रेवलिंग वेव की जब एम्पलीट्यूड को कम करते हैं तो इसके बदले में एनर्जी नष्ट होती है लाइन की, और ऊर्जा हानि जो होती है ना दोस्तों, वो रेजिस्टेंस के कारण मानी जाती है। प्रतिरोध के कारण लाइन में ऊर्जा हानि मानी जाती है, इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ द लाइन, लाइन का प्रतिरोध जो होता है वो
ट्रेवलिंग वेव की स्टेपनेस जो होती है उसको अटेन्यूएट करता है। ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, 2-3 बार इसको पढ़ें। पूरी डिटेल इसकी आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगला हमारा सवाल, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में समीप के 2 चालक तारों की कार्यप्रणाली को किसकी भांति लिया जा सकता है? दोस्तों एक आर चालक है, दूसरा वाई चालक है, तो ये 2 चालक हो गए ना। इनके बीच में आप जैसा कि सभी जानते हैं हम एयर यानी वायु जो होती है वो एक इंसुलेटर की भांति होती है। यानी एक एच चालक के द्वारा 2 चालक प्लेटें पृथक की गई है और ऐसी संरचना कैपेसिटर की होती है। राइट, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा इसलिए समझ में हो सकता है ना आया। कैपेसिटर क्या होता है? किसी एक एच चालक के द्वारा पृथक 2 चालक प्लेटों से निर्मित युक्ति कैपेसिटर है। तो देखिए ना, 2 चालक हो गए आर और वाई, और इनके बीच में एयर जो होती है वो एज ए डाइलेक्ट्रिक बिहेव करती है। साथियों हमें ए ऑप्शन की ओर जाना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ट्रांसमिशन लाइन के साथ निम्नलिखित प्रभाव जुड़े हुए हैं। यानी एक ट्रांसमिशन लाइन में 3 इफेक्ट हमें दिए गए दोस्तों, कोरोना, समीपता या निकटता, इंग्लिश में इसको प्रोक्सिमिटी इफेक्ट बोलते हैं, और त्वचा प्रभाव यानी स्किन इफेक्ट। निम्न में से किसकी वजह से एक चालक के प्रभावी प्रतिरोध में वृद्धि होगी? दोस्तों चालक का प्रभावी प्रतिरोध बढ़ जाता है, एक तो समीपता प्रभाव की वजह से, एक त्वचा प्रभाव की वजह से। कोरोना प्रभाव के कारण लाइन का प्रतिरोध कम होता है, ध्यान रखना। कैसे? लाइन के चारों ओर की एयर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है और वो चालक की एक तरह से प्रभावी त्रिज्या को बढ़ा देता है, क्षेत्रफल को बढ़ा देता है, जिससे प्रतिरोध कम हो गया। क्यों? क्योंकि जहाँ चारों ओर से एयर ब्रेक डाउन हुई है वहाँ भी एक तरह से वो वायु चालक बन गई, इसलिए वो भी चालक का हिस्सा ही माना जाता है और पूरे हिस्से में करंट का फ्लो होता है। इसको बोलते हैं कोरोना। तो लाइन में मतलब कौन सा ऐसा है जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा? तो इंक्रीज करने के लिए प्रोक्सिमिटी और स्किन इफेक्ट आएगा, सेकंड और थर्ड आएगा, कोरोना से नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ओनली 2 and 3। अगला हमारा सवाल है कि शॉर्ट सर्किट लाइन और ओपन सर्किट लाइन के लिए रिफ्लेक्शन फैक्टर कैसा होता है? दोस्तों सबसे पहले तो ये देखें, परावर्तनांक गुणांक बोलते हैं इसको, और ये लाइन में एक तरह से करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है, यानी लाइन की विशिष्ट प्रतिबाधा और लोड प्रतिबाधा का अनुपात होता है। लेकिन इसके लिए ये भी देखा जाता है कि ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट में क्या था। ध्यान रखें दोस्तों, ये 2 तरह का होता है, करंट रिफ्लेक्शन फैक्टर या करंट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट या वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। जब सवाल में स्पष्टतः करंट और वोल्टेज का ना लिखा हो तो वोल्टेज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आपको समझना है। देखिए, जब ओपन सर्किट है तो लाइन में आगे किसी प्रकार की कोई धारा प्रवाह नहीं हो रहा, करंट 0 है। दोस्तों यदि आप इसकी करंट 0 मानते हुए चले तो V/I से यदि देखते हैं तो Z आपको अनंत नज़र आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप देखते हैं तो ओपन सर्किट का इकाई माना जाता है, शॉर्ट सर्किट का -1 होता है। ए ऑप्शन के साथ हमें जाना है, -1 और +1। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसको समझने का प्रयास करें। अगला हमारा सवाल है, ट्रांसमिशन लाइन में जो एक फीडर होता है वो किसको पावर फीड करता है? फीडर दोस्तों ट्रांसमिशन में भी होते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में भी होते हैं। सीधी सी बात है, ट्रांसमिशन लाइन से निकल करके फीडर जो आ रहा है आगे जा रहा है, ये कितने का हो सकता है दोस्तों? 220 का भी फीडर हो सकता है, 132 का भी फीडर हो सकता है। ठीक है ना? तो ट्रांसमिशन लाइन में जो फीडर होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, जो आगे का वितरक होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन जैसे होते हैं, 3311 का हो गया, उनको देता है। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल है, ट्रांजिएंट डिस्टर्बेंसी आर्क ड्यू टू, यानी क्षणिक सर्ज प्रभाव जो है ना किसी भी सिस्टम में कब आते हैं? दोस्तों 3 कारण से आते हैं। ये स्विचिंग ऑपरेशन से आ सकता है, यानी जब हम किसी इक्विपमेंट को स्टार्ट या स्टॉप करते हैं। आपने देखा होगा यदि हम बड़ी मोटरों को अचानक स्टार्ट करें ना तो लाइन में एक डिप आता है, यदि लैंप वगैरह जल रहे थे तो थोड़े समय के लिए वो डिम हो जाते हैं, तो इसको स्विचिंग सर्ज या स्विचिंग ऑपरेशन बोलते हैं। लोड वेरिएशन, भार में यदि परिवर्तन आते हैं तब भी ऐसा होता है, और यदि कोई फॉल्ट आता है तब भी
ऐसा होता है। डी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल है स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का उपयोग कहाँ करेंगे। दोस्तों स्ट्रेन, सस्पेंशन, डिस्क टाइप इंसुलेटर, ये सभी इंसुलेटर है, बड़ा जो इंसुलेटर है ट्रांसमिशन लाइन में उसी का नाम है। स्ट्रेन का मतलब होता है इस तरह से जब वो हॉरिजेंटल लगा हुआ हो तब। सस्पेंशन तब होता है जब वो वर्टिकुलर लगा हुआ हो, वर्टिकल लगा हुआ हो तब उसको सस्पेंशन बोलते हैं। हॉरिजेंटल लगा हुआ हो तो उसको स्ट्रेन इंसुलेटर बोलते हैं। इसका उपयोग हम डेड एंड्स पर भी करते हैं, यानी जब लाइन समाप्त हो चुकी हो, और तब भी करते हैं जब इंटरमीडिएट टावर एंकर आ जाता हो, यानी लाइन को कहीं क्रॉस ओवर करवाना हो तब भी यूज करते हैं। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। एनी अबव, यानी ऊपर के दोनों सही है, किसी के साथ भी लगा सकते हैं। अगला हमारा सवाल, हवा के दबाव का प्रतिबल सबसे अधिक कहाँ होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यानी यदि विंड प्रेशर बहुत अधिक रहता है ना, तो वो लाइन के सपोर्टिंग टावर्स जो होते हैं ना, पोल वगैरह जो होते हैं, उन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ये ध्यान रखें, लाइन के तारों का जो प्रतिबल आता है हवा के कारण वो। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, सपोर्टिंग टावर इसका आंसर करेंगे। अगला सवाल है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का जो चालक होता है वो कौन सा होता है। अर्थ कंडक्टर होता है दोस्तों। अर्थ वाला तार सबसे ऊपर रखते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होता है। स्टेप अप सब स्टेशन कहाँ होते हैं दोस्तों। ये जनरेटिंग स्टेशन से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि जनरेटिंग जो इंडिया में है ना वो लगभग 11 किलोवोल्ट के आसपास ही है। हो सकता है कुछ जगह 33 kV की हो, बट मोस्टली तापीय विद्युत परियोजनाएं जितनी भी है वहाँ पर 11 किलोवोल्ट ही होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ से जो लाइन निकलती है वो 400 kV यानी 400 kV की, या फिर 220 kV की लाइनें निकलती है। इसका मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा है वहीं हम इसको स्टेप अप कर लेते हैं। अगला हमारा सवाल, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर्स यानी चालक जो होते हैं वो टावर से सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंडेड मतलब थोड़े से दूर लटकाए जाते हैं। दोस्तों इनका उद्देश्य होता है इंक्रीज क्लियरेंस फ्रॉम द ग्राउंड, ज़मीन से क्लियरेंस थोड़ी सी और बेटर मिल जाए, हमें अच्छी क्लियरेंस मिल सके, क्लियरेंस को बढ़ा सके, इसलिए टावर से थोड़ा सा सस्पेंड करके लगाते हैं। अगला सवाल है, एक ट्रांसमिशन लाइन में लॉस को नेगलेक्ट मानना है, यानी हानि उसमें है नहीं। यदि हम वोल्टेज को दोगुना कर देते हैं तो चालक सामग्री का वजन, दोस्तों चालक का जो साइज होता है या सामग्री का वजन आप मान लीजिए एक ही बात है, जिसको अपन एम से दर्शा सकते हैं। ये वोल्टेज के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि आपने वोल्टेज को दोगुना कर दिया ना तो चालक का जो एरिया है वो 1/4 हो जाएगा। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे, 1/4 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई लोगों, याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। सवाल हमारा अगला है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में किस तरह की रिले का यूज करते हैं। तो महो रिले यूज की जाती है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ। अगला सवाल है, ट्रांसमिशन लाइन का सपोर्ट करने के लिए लकड़ी के यदि पोल हो, वुडन पोल्स है, उनको कहाँ तक लगाएंगे। 22 किलोवोल्ट तक लकड़ी के पोलों का उपयोग हो सकता है। हालांकि ट्रांसमिशन लाइन में हम यूज करते नहीं हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 33 किलोवोल्ट की होती है और वहाँ से हम सीधा सीधा 11 किलोवोल्ट में स्टेप डाउन कर देते हैं, जो कि वितरण की लाइन होती है। इसलिए ट्रांसमिशन लाइन में लकड़ी के पोल वैसे होते नहीं है, बट क्वेश्चन आए तो 22 किलोवोल्ट ऑप्शन की ओर हम जाएंगे कि 22 किलोवोल्ट तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला सवाल कहता है कि आउटडोर सब स्टेशन है, इंडोर और आउटडोर दो होते हैं ना, यानी खुले में सब स्टेशन है। तो मोस्टली इंडिया में तो खुले में ही सब स्टेशन है। तो उनमें लाइटनिंग अरेस्टर को कहाँ लगाया जाना चाहिए। पावर ट्रांसफार्मर के पास लगाते हैं भाई, क्योंकि सबसे महंगा पार्ट जो होता है ना वो पावर ट्रांसफार्मर ही है। इसलिए पावर ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन देना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ये सब स्टेशन चाहे जनरेटिंग का हो या ट्रांसमिशन का हो या डिस्ट्रीब्यूशन का हो, यानी ट्रांसफार्मर के पास आपको जो पावर वाला ट्रांसफार्मर है उसके पास तड़ित चालक देखने को ज़रूर मिलेगा। अगला हमारा सवाल है, आवासीय भवनों से लो वोल्टेज यानी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, वहाँ से लो वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन निकलेगी, उसका मिनिमम हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस कितना होना चाहिए, क्षैतिज दूरी कितनी है।
दोस्तों लगभग 1.2 मीटर की दूरी होती है ये, लेकिन ऑप्शन मीटर में नहीं है ना। तो जब 1.2 को मीटर के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 4 फीट का आंसर आएगा। यानी लगभग 4 फीट की डिस्टेंस आपको रखनी है। 1.2 मीटर की क्षैतिज दूरी भवन से जरूर कम से कम होनी चाहिए। अगला सवाल है कि 66 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन है और उसमें जो इंसुलेटर लग रहा है उसमें डिस्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों 2 सवाल है यहाँ पर, ध्यान से समझना। नंबर 1 कि डिस्क इंसुलेटर की प्रत्येक डिस्क कितने वोल्ट के लिए डिज़ाइन की जाती है। ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो 11 किलोवोल्ट उत्तर करना है। लेकिन यदि आपसे नंबर ऑफ डिस्क यानी डिस्कों की संख्या पूछी जाती है लाइन वोल्टेज देकर तब, या फिर डिस्कों की संख्या देकर लाइन वोल्टेज पूछा जाए, तो आपको 13.2 किलोवोल्ट के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो 66 केवी के लिए यदि आप देखेंगे तो लगभग 5 डिस्क आएगी, ठीक है। इसी तरह से 132 केवी लाइन के लिए यदि आप देखेंगे ना तो 10 ही डिस्क बनेगी फिर, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी विद्युत संचरण वोल्टेज नहीं है। ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सी है पूछा है, कौन सी है ये पूछा है। तो 110 किलो वोल्ट होती है, ठीक है। 100 केवी भी नहीं है, 220 भी नहीं है, 440 भी नहीं है, ठीक है। कौन सी है देखो, 200 केवी नहीं, 220 है, 440 नहीं, 400 है, और 100 केवी नहीं है, 110 है। 110 से नीचे चलेंगे तो 66 केवी है, ठीक है ना। ट्रांसमिशन लाइन का एक बार फिर से रिपीट कराऊं तो सुनिएगा। 22 किलोवोल्ट से शुरू होता है, 22, 33, 66, 110, 132, 220, 400 और 750 या फिर 765। अगला सवाल है गाई तार का उपयोग किसके लिए करते हैं। गाई वायर बोलते हैं दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन में होती है, पोल को सपोर्ट देने के लिए होती है, पोल को सहारा देने के लिए होती है। ए ऑप्शन सही रहेगा। अगला सवाल, ज़मीन से 132 किलोवोल्ट की लाइन है, मिनिमम क्लियरेंस कितना होना चाहिए। लगभग 6.4 मीटर की दूरी होती है। याद रखें दोस्तों इसको, बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला हमारा सवाल अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये कहता है कि जब लाइन की विशिष्ट प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के बराबर होती है तो ऐसे मामले में एक ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है। डी ऑप्शन होता है दोस्तों, दी गई संपूर्ण ऊर्जा भार के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। मतलब है कि लाइन जो है वो एक तरह का सोर्स है, यानी सोर्स की प्रतिबाधा लोड प्रतिबाधा के बराबर है। दोस्तों इसको मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम भी बोलते हैं, यानी इस समय अधिकतम शक्ति स्थानांतरित होती है। जो अधिकतम शक्ति ट्रांसफ़र हो रही थी तो वो फिर कहाँ गई, यानी लॉस नहीं हो रहा। टोटल जो ऊर्जा दी थी वो बिल्कुल लोड जो है वो ऑब्जर्व उसको कर रहा है। अगला सवाल है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन किसकी भांति व्यवहार कर सकती है। देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में रेजिस्टेंस और इंडक्टर होता है, कैपेसिटर तो होता नहीं है। तो आर एल सीरीज सर्किट की भांति वो व्यवहार कर सकती है, क्योंकि एक तार है उसमें आर और एल दो ही है, सी नहीं है। अगला सवाल, नो लोड की स्थिति के तहत एक ट्रांसमिशन लाइन में करंट के कारण होता है, यानी शून्य भार की स्थिति में भी धारा चल रही है। एक्चुअल में तो करंट लोड की होती है ना, जब लाइन पर नो लोड है फिर भी धारा चल रही है तो इसका कारण होता है लाइन की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ द लाइन। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। बस दोस्तों ये थे आज के 25 क्वेश्चन पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आगे अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।